हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, पहले तो मुझे खेद है कि कल मैं आपकी क्लास नहीं डाल पाया, क्योंकि आपको पता ही है कि कल लास्ट वर्किंग डे था। तो थोड़े काम में व्यस्त थे और फिर गांव आ गए, तो नहीं बना पाया, रात को लेट है। और आज मैं अपनी नेक्स्ट क्लास डाल रहा हूँ और इस क्लास में हम जो प्राचीन सभ्यता का हमने टॉपिक किया है उस पर आधारित प्रश्न है। और ये प्रश्न आज तक जितनी भी भर्तियों में पूछे गए हैं वो प्रश्न है। इसमें आसान प्रश्न भी आएंगे आपके सामने और कठिन से कठिन प्रश्न भी आएंगे, ठीक है। और कुछ पेपरों के ही कटिंग की गई है स्क्रीनशॉट लेकर के। तो इन प्रश्नों में आप देखेंगे कि हमने जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से जो प्रश्न उत्तर किए थे ना, या जो नोट्स पढ़े थे, उन पर ही आधारित है लगभग लगभग प्रश्न, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अदर प्रश्न भी हैं, एक या आधा, उन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और मेरा मानना यही है कि फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, इसमें राजस्थान इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ना, वो हमारी जो एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो पुरानी किताबें होते हैं उन पर आधारित है, उससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है। और कुछ प्रश्न इस प्रकार के एग्जामिनर डालता है जो गलत होने के लिए डालते हैं, वो हमें किसी भी गाइड में भी नहीं मिलते हैं। और अगर अदर वे वो किसी गाइड में मिल जाते हैं, तब हम वो दावा नहीं कर सकते हैं कि उसी गाइड से सभी प्रश्न आए हैं। अगर गाइड किसी ने छापी है तो सोच समझ कर छापी होगी ना, तो उसमें भी प्रश्न मिल जाएंगे। परंतु मेरा मानना है ये है कि आज की क्लास आप पढ़ लेना और उसके अलावा हमारी जो 5 अन्य क्लास आई है आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। आपको लगभग लगभग वो नोट्स मिल जाएंगे 90%, ठीक है दोस्तों। और इन प्रश्नों पर चर्चा करने के साथ साथ हमें इन प्रश्नों से संबंधित अगर कुछ और इधर आसपास की जो चीज़ें होंगी उन पर भी हमें थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारी एक भी क्लास का अध्ययन नहीं किया, सीधे इसी क्लास का अध्ययन करें, तो मैं एक बार आपको ये राय ज़रूर देना चाहता हूँ कि हमने 30-30 मिनट की, एक शायद तक पहली क्लास थोड़ी बड़ी है, उसके अलावा बाकी 30-30 मिनट की क्लासें हैं, उनका आप अवश्य अध्ययन करें। 5 क्लासें इससे पहले आ चुकी है, ये दावा कर सकता हूँ। रीट की भर्ती हो जो अभी होने वाली है, चाहे सेकंड ग्रेड की भर्ती हो जो शायद तक जुलाई में है, जुलाई या अगस्त में, जुलाई में है शायद तक, और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है जो मई के एंड और जून की शुरुआत में है, तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत ही किफ़ायती रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास का हम अध्ययन करते हैं। और आज की क्लास है हमारी प्राचीन सभ्यता में एग्जाम रिव्यू महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, और ये है हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर। हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान की आहड़ सभ्यता, आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले आप एग्जाम देते हो तो इस चीज का ध्यान में रखना, या ऐसे आ सकता है निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब हो सकता है कि वो असत्य ही है, ठीक है। तो पहला है आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों के पर स्थित है, ये सही है हमारा प्रश्न, हमने चर्चा की थी इस पर। दूसरा प्रश्न ऑप्शन आता है इसमें, आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलो एक बार इसे छोड़ देते हैं। इसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है कि यहां से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सत्य है। चावल और गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे।
और इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि ताम्र उपकरण मिले, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर मिले हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, कुल्हाड़ी की हमने चर्चा की थी, तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें किताबों में भी नहीं मिलती, गाइडों में नहीं मिलती, एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से लेते हैं, क्योंकि हम तो कालीबंगा सभ्यता को 4 या 5 पेजों में पढ़े होते हैं। कुछ कुछ किताबें ऐसी होती हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसमें 200 पेजों पर वो सभ्यता का वर्णन होता है, तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमें इतना पता है न कि ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी भी यहाँ पर से प्राप्त हुई है, तो ये भी सत्य है। तो इसमें जो गलत तथ्य होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहां से हमें ताम्रकालीन वस्तुओं के प्रचुर भंडार मिले थे, तो यहां पर ये हो गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसरा मृदबांड संस्कृति का पूरा स्थल है? कौन सा चित्रित दूसरा मृदबांड संस्कृति का पूरा स्थल है? अब इसे मैंने, आपको पता है कि एग्जाम में प्रश्न उत्तर अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आते हैं, और सबसे पहले उसमें एक लिखा होता है कि ये अंग्रेजी में छापे गए हैं और हिंदी में इसे ट्रांसलेट किए गए हैं। अगर कोई किसी प्रकार का संदेह होता है तो इसमें अंग्रेजी माध्यम को ही सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चित्रित दूसरा मर्दबांड हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे। यहाँ पर लिखा है गया पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्या नाम हो गया इसका? PGW, ये पढ़ा था ना हमने। और ये कौन सी सभ्यता के बारे में पढ़ा था हमने? बेराट सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में? बेराट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट सभ्यता में चित्रित दूसर मृदबांड है। आप जब भी पेपर करो ना, तो एक चीज़ का ध्यान में रखना, जब आपको हिंदी माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश पर भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के माध्यम से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमने वहाँ पर कौन से स्लेटी रंग के मर्दबांड का शब्द का प्रयोग किया था, परंतु इन्होंने चित्रित दूसरे मर्दबांड शब्द का प्रयोग कर लिया, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। ठीक है भाई, करते हैं इनके बारे में बात। गिलूंड है, गिलूंड कहाँ पर है? राजसमंद में है। बालाथल भी है। अब बात बची ओजियाना और बागोर की। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझना है। ओजियाना सभ्यता कहां पर है? ओजियाना सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, और क्योंकि एक ब्यावर का स्थान है वहां पर स्थित है। अब शायद नए सीमांकन में वो हो सकता है ब्यावर में आ गया हो। ठीक है, तो ये ओजियाना सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। प्राचीन जो जिले थे ना, उसके अकॉर्डिंग ये भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद में बची है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भी भीलवाड़ा में है, और ये भीलवाड़ा में बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। अब आप बनास की सहायक नदी होने के कारण इस सभ्यता को क्या नहीं करना है आपको कि ये बनास संस्कृति से संबंधित है। ओजियाना का मैंने बताया था, ओजियाना, पचमता, ये कौन सी सभ्यता है? ये बनास संस्कृति से संबंधित है, हमारी सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ एक आदि और सभ्यता थी, जैसे कि जाडोल, भगवानपुरा भी, और रोजदी, एरन, पिंड, अलोद, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़ या बनास संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन बागोर है, ये क्या है? पाषाणकालीन सभ्यता है, और पाषाणकालीन सभ्यता है ये बनास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे तो जरूर अवस्थित है, परंतु इसका संबंध बनास संस्कृति से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागोर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और नेक्स्ट प्रश्न है वो बड़ा ही आसान है, आप इसका उत्तर दे सकते हो। 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वो कौन सा है? दयाराम साहनी नहीं है,
जॉन मार्शल भी नहीं है, नीलकंठ शास्त्री भी नहीं है। इन दोनों नीलकंठ शास्त्री और दयाराम साहनी का संबंध किससे है? किससे है इन दोनों का संबंध? विराट सभ्यता से। किससे? विराट सभ्यता। और हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? अमलानंद घोष। और उसके बाद में जो उत्खनन करता है वो बीबी लाल और बीके थापर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर। अच्छा, एक प्रश्न आपका ये भी बनता है, कटिंग में आगे हो गया, कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि विजय सिंह पथिक जो एक क्रांतिकारी हुए हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, राजस्थान से संबंधित है ये इनका। मूल रूप से राजस्थान के थे नहीं, परंतु इन्होंने अपना जो कर्म स्थली है वो राजस्थान को ही चुना था। ठीक है, तो ये कौन है और इनका मूल नाम है कौन है, मूल नाम क्या है, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आप पे छोड़ दिया ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न, ये आया था हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई थी ना, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? अब बनास संस्कृति में ओजियाना, पचमता, जाडोल, ये तो मैंने आरबी जो राजस्थान इतिहास और संस्कृति की जो किताब है 10वीं क्लास की उससे लिया था, परंतु ये जो पिंड और अलोद है इन शब्दों का भी मैंने अपनी बनास संस्कृति में जिक्र किया था। मुझे इन सभ्यता के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं था, लेकिन फिर मैं इधर उधर से पता करके फिर इसे बनास संस्कृति में ऐड करवा दिया, क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वो राइट आंसर क्या होगा? बरौर होगा, क्योंकि बरौर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में स्थित है। कौन से स्थान पर स्थित है? गंगानगर में। ठीक है, इसका मैंने आपको जिक्र किया था। अगर आपने राजस्थान की 10वीं की जो किताब पढ़ी है उसमें ये शब्द लिखा हुआ है। अब ये गिलोन सभ्यता आपको पता है कि कहाँ पर है? बनास संस्कृति के किनारे स्थित है। ये दो सभ्यता स्थल हमें पता नहीं है कि कौन सी नदी के किनारे या कौन सी सभ्यता से संबंधित है, परंतु हमें ये इस सभ्यता का पता है क्योंकि ये गंगानगर में स्थित है। अब गंगानगर में स्थित है तो बनास संस्कृति इसका कोई लेना देना भी नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरौर सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी चलने वाली है। अब इसमें मैंने प्रश्नों की कटिंग करके लाया हूँ और ये वही प्रश्न है जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं, 5-6 साल या 10 साल पहले जो भी भर्ती है उनमें। इसमें आसान प्रश्न भी आएंगे और थोड़े कठिन प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये किसी भी किताब में वर्णित नहीं है। ठीक है, और तो ये प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि निम्न में से किस स्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्व दिशा में। कालीबंगा के जो पूरा स्थल है वहां से में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वो किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, जो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो प्राक हड़प्पाकालीन है, हड़प्पाकालीन नहीं है, हड़प्पाकालीन से भी प्राचीन अवशेष हैं। और इसके अलावा प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता से हमें कि एक नगर टीला मिला था और एक दुर्ग टीला मिला था, और दोनों ही सुरक्षात्मक प्राचीरों से घिरे हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरा किस से निर्मित है? इसका भी मैंने उल्लेख किया था अपने नोट्सों में, देख लेना आप कि कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे हैं निर्मित हैं वो किसके बने हैं? लकड़ी के बने हुए हैं, मिट्टी के ईंटों से बने हुए हैं, पत्थर से बने हैं, लकड़ी और धातु से बने हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा इसमें? मिट्टी की ईंटों से बने हैं। और मिट्टी की ईंटें कैसी होती है? उन्हें पहले बनाया जाता है, फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी की ईंटों से बने हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। और अगला प्रश्न है हमारा, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंपल सा प्रश्न है। यमुना नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है, लूणी के किनारे है, बनास के किनारे है? तो भाई सीधी सी बात है, बनास नदी के किनारे है। अब इनमें से एक सभ्यता की और बात कर लेते हैं कि लूणी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता स्थित है?
तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में, इस नदी के किनारे स्थित मानी जाती है। और तिलवाड़ा की एक यहाँ पर पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। और एक अन्य बात और भी है तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में, ये एक पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड है, 2011 में की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा फिर, इसका भी मैंने उल्लेख किया था कि राजस्थान की बनास संस्कृति, इसको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हुए उसे अलग से वर्णित किया था कि राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किस काल से है? नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से। अब आप बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। बनास संस्कृति से जो भी स्थल जुड़े हैं, जैसा कि अच्छा एक चीज और है, ये प्रागैतिहासिक काल, कौन से? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल का ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है? वो काल है जिसमें हमें लिखे साक्ष्य भी मिले थे और जिन्हें हम आसानी से पढ़ सके थे, ठीक है। बनास संस्कृति से और जो स्थल कौन कौन से, जैसे गिलूंड है, बालाथल है, ओजियाना है, पचमता है, इन सभी स्थलों से जो बनास संस्कृति से संबंधित है वहां पर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? आहड़ सभ्यता। कौन सा रहेगा? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे अगाटपुर और या धूलकोट भी कहा जाता है। अक्षय कीर्ति के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था 1953 में, ठीक है। इसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल भी आए थे और धीरज चंद सांकलिया ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। यह RS 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें क्या है देखते हैं। नंबर 1, निम्न में से आपको सही कथन का चयन करना है। पहला, आहड़वासी तांबा से परिचित थे। सत्य बात है भाई, ताम्रवती अभी हमने किया है कि ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये लोग चावल से भी परिचित नहीं थे। नहीं, ये चावल से परिचित थे। चावल, गेहूं और जौ, इन तीनों से भी परिचित थे। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत में जो साक्ष्य मिले हैं वहां पर 2 फसलों का वर्णन किया गया है, गेहूं और जौ का। कौन सी? गेहूं और जौ का। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। सही है, ठीक है। और उसके बाद में एक मिनट, यहां काल से काले लाल रंग के मर्दमांड मिले हैं जिनमें सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति भी उकेरी गई है। यह भी सत्य है। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? कि निम्न में से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं। इसमें हमारा 2 नंबर गलत है। 2 नंबर किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये गलत हो गया। 1 नंबर हमारा जो ऑप्शन विकल्प है वो सत्य है। 1 नंबर विकल्प सही है, सत्य है, क्योंकि यहाड़ के लोग चावल से भी परिचित थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में जो भर्ती है ना उसमें इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तभी तो मैंने जो नोट्स बने हैं वो सीधे 1 लाइनर नहीं बने हैं, उनका पूरा सारांश है, उनमें उसका निचोड़ है ताकि सारी चीज हमें समझ में आ जाए। और हमारे जो प्रश्न है वो हमारी समझ पर आधारित है, न कि याद करने की आधारित पर। चलिए आगे चलते हैं कि लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति किसे कहा गया है। तो इसमें आपको सिंपल सा अर्थ है, इसमें कालीबंगा से में भी हमें इसी प्रकार के बर्तन मिले थे, लेकिन आहड़ संस्कृति को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिले थे। बड़ी मात्रा में लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति के जो प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर लाल काले मर्द बांड बड़ी मात्रा में मिलने के कारण इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति, आहड़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
ये लेब असिस्टेंट के पेपर में आया है 2022 में। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न में आप यूं भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होकर के बल्कि पत्थरों का प्रयोग किया गया था। अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं अगर आपने हमारी जो पहली क्लास जो 5 क्लास है उनका अध्ययन किया है तो। ये लेब असिस्टेंट 2022 का जो पेपर हुआ था, मैं भी देख रहा था उस समय उस पेपर को। तो ये कौन सी सभ्यता स्थल है? वो आपकी रहेगी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता वो है जहाँ से हमें जो मकान थे वो किसके बने हुए थे? पत्थरों के बने हुए थे। ठीक है, ईंटों से आहड़ कालीबंगा सभ्यता के थे। अगला प्रश्न है विराट संस्कृति से संबंधित। चलिए अब चर्चा करते हैं कि बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से और प्लास्टर किए हुए पैनलों से बना हुआ है। हमने अध्ययन किया था कि बिज्जक की पहाड़ी पर बौद्ध विहार बने हैं, उसके चारों ओर स्तंभ थे। वो हो सकता है वो परिक्रमा के लिए बनाए गए हैं, या फिर वो हो सकता है कि उस पर किसी प्रकार की और आकृति बनी हुई थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? विराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? विराट सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में स्थित है। ओजियाना भीलवाड़ा में बनास संस्कृति से संबंधित है। और ये लूनी नदी और ये सोती सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। लेकिन इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? विराट सभ्यता। क्या होगा? विराट सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये सेकंड ग्रेड के 2017 की जो भर्ती थी उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लगभग 1936 के आसपास दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा NR नीलरतन बैनर्जी है उन्होंने, और कैलाश नाथ दीक्षित ने बाद में उत्खनन कार्य किया था। और RC अग्रवाल का संबंध किस सभ्यता से है? RC अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता के बारे में बताया था। RC अग्रवाल ने किस सभ्यता के बारे में बताया था? गणेश्वर सभ्यता। और इसके अलावा जो आहड़ की सभ्यता स्थल है उनके बारे में भी RC अग्रवाल ने कुछ खोज की थी। ठीक है, और DR भंडारकर है, इन्होंने जो नगरी से गुप्तकालीन शिव मंदिर मिले थे उनके बारे में भी बताया था। आपका इस प्रश्न में जो प्रथम उत्खनन करता है वो कौन है? दयाराम साहनी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि जो सेकंड ग्रेड में भी आया है और पुलिस कांस्टेबल 2014 की भर्ती में भी आया है कि विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन सभ्यता? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। एक बार इन सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, वैदिक सभ्यता के अवशेष यहाँ पर राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? तरखान वाला डेरा से मिलते हैं। 64 से भी मिलते हैं। ये गंगानगर के कुछ छोटे गांव हैं, या यूं बोले तो चक है। इसके अलावा सरस्वती घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कालीबंगा से मिले हैं। और बनास सभ्यता के अवशेष हमें उदयपुर और उसकी जो आसपास जैसे राजसमंद है, भीलवाड़ा है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में विराट सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? विराट सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में है कि 1837 में, इस साल को भी इंपॉर्टेंट मानना, इसे भी ध्यान में रखना, कि बिज्जक की पहाड़ियां जो विराट में स्थित है पर अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? अशोक के जो शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में थे, कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में। उस ब्राह्मी लिपि को खोजने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? कैप्टन बर्ट को। किसे जाता है? कैप्टन बर्ट को। ये सेकंड ग्रेड संस्कृति डिपार्टमेंट से संबंधित जो भर्ती है उसमें 2019 की भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ है कि 1837 में बिज्जक में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। यह भी इतना कठिन प्रश्न नहीं है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 वाली भर्ती में भी आए हैं और थर्ड ग्रेड टीचर वाली भर्ती है 2006 उसमें भी आया है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिले हैं, बेराट से। कहाँ से मिले हैं, बेराट सभ्यता से मिले हैं। नागदा उदयपुर में है और शहजोधपुर में। और गोसुंडा कहाँ पर है, गोसुंडा कहाँ पर है, ये घोसुंडा है चित्तौड़गढ़ में, घोसुंडा की बावड़ी रायमल के मेवाड़ के शासक रायमल की रानी श्रृंगार देवी के द्वारा निर्मित है। जो हमने नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ा था तब इसका भी वर्णन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। विराट सभ्यता से भी यह संबंधित है कि हमने किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिन पे गुप्त लिपि या कूट लिपि लिखी हुई थी। क्योंकि हुण शासक मिहिरपुर के द्वारा आक्रमण करने पर और विराट सभ्यता के लगभग लगभग हिस्सों को ध्वस्त होने पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना, उन्होंने उस लिपि को क्या पर उन शिलाश्रयों में उकेरित कर दी थी ताकि ये जो परंपरा है वो लंबे समय तक बनी रहे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, विराट सभ्यता। ये भी प्रश्न सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है 2019 वाली संस्कृति डिपार्टमेंट, उसमें भी आया हुआ है। विराट संस्कृति से में चित्रित शिलाश्रय का अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। गिलुंड किस नदी पर स्थित है, गिलुंड सभ्यता किस नदी पर अब स्थित है जो आहार सभ्यता से संबंधित ये थी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या कौन सा होगा, कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थल है, गणेश्वर। खारी नदी, इसके किनारे तो कोई ऐसी सभ्यता स्थल थी नहीं। कोठारी, कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थल है, बागोर। और बनास संस्कृति नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गिलुंड। और ये कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में स्थित है गिलुंड सभ्यता जो आर्य संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर जो उत्खनन कार्य बीबीलाल के द्वारा भी करवाया गया था। ठीक है, और गिलुंड सभ्यता से हमें 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और इसके अलावा गिलुंड सभ्यता से हमें हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली थी, इसे आप ध्यान में रख लेना। अभी तक हाथी दांत से संबंधित है भर्तियों में प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना गिलुंड सभ्यता को लेकर के, क्योंकि अगली भर्तियों में हो सकता है कि गिलुंड सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ ले। क्योंकि सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, उसमें अब सिलेबस चेंज कर दिया है। पहले 4 सभ्यता थी, कालीबंगा, आहाड़, बेराट और गणेश्वर, परंतु अभी राजस्थान की सभी प्राचीन सभ्यता को शामिल कर लिया गया है। तो गिलुंड सभ्यता से प्रश्न आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसमें गिलुंड सभ्यता के बारे में हमने 2-3 बातें की थी। पहली कि यहाँ से हमें 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। दूसरी बात ये की थी यहाँ से हमें हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। तीसरी बात हमने ये भी की थी कि आहाड़ में जो मकान थे वो पक्की ईंटों से नहीं बने थे, ये बनास संस्कृति से संबंधित स्थल था। और बनास संस्कृति से एकमात्र संबंधित स्थल है जहाँ पर पक्की ईंटों से मकान बने हैं, तो वो कौन सा था, गिलुंड था। कौन सा था, गिलुंड था। तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करके गिलुंड सभ्यता के बारे में आप अवश्य पढ़ना। ठीक है, हमारी क्लासों में। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कि निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था। बालाथल सभ्यता है, वहां पर उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, S.R. राव नहीं, बीबी लाल। और बीबी लाल का संबंध कालीबंगा सभ्यता से है। केदारनाथपुरी, इनका संबंध है मालवा और नगर की जो सभ्यता थी टोंक से, नगर और रेड की जो सभ्यता टोंक से प्राप्त हुई, वहां पर उत्खनन कार्य किया गया था। और वीरेंद्रनाथ है मिस्र के द्वारा बालाथल में क्या किया गया था, उत्खनन कार्य किया गया था। बालाथल एक आहार सभ्यता से संबंधित स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से
राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है? कौन सा स्थल है जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि कौन सा जो स्थल है, बनास संस्कृति के किनारे जो भी स्थल थे वो हमारे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित थे, और वो कौन से काल के थे? प्रागैतिहासिक काल के। अब आप इसमें से देख लो कि कौन सा जो सभ्यता स्थल है वो बनास संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो तिलवाड़ा नहीं है, बुड्ढा पुष्कर भी नहीं है, बालाथल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाथल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बालाथल। अच्छा, बालाथल के बारे में कुछ और बातें भी बता देता हूँ। यहाँ से 11 कमरों वाला एक भवन भी प्राप्त हुआ था, और इसके अलावा यहाँ से हमें लोहे गलाने वाली भट्टियों के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये लो, प्रश्न ही आ गया। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से में पाया गया था? ये JN का डिप्लोमा एग्जाम था 2016 का, उसमें ये प्रश्न आया था कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिला था? यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बालाथल। बालाथल से हमें 11 कमरों वाला विशाल भवन के भी प्रमाण मिले थे। इसके अलावा यहाँ से हमें लोहे को गलाने वाली भट्टियों के भी अवशेष मिले थे। ठीक है, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित स्थल है, और जिसका काल प्रागैतिहासिक काल रहा था। और प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? वह काल जिसमें हमें लिखे हुए साक्ष्य भी मिले हैं और जिसे हम आसानी से पढ़ सके हैं। अगला प्रश्न है, साबी नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सभ्यता। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की कौन सी सभ्यता स्थल बसा हुआ है? तब हमारा, अब ऐसी सभ्यताओं के बारे में मान लो कि मैंने इन सभ्यताओं के बारे में नहीं करवाया था कि साबी नदी के तट के पर कौन सी सभ्यता है। वैसे वो सभ्यता करवाई जरूर थी, परंतु ये बात नहीं लिखी थी साबी नदी, क्योंकि वो उसमें वर्णित नहीं था। तो ऐसे प्रश्न हमारे क्या है, थोड़ी विवेक पर निर्भर करता है कि हम जो अदर ऑप्शन होते हैं ना, 4 आते हैं, जिसमें से हम 3 ऑप्शन को हम आसानी से काट सकेंगे, क्योंकि अगर हम अन्य ऑप्शन हमें पता होगा तब हम उसका उत्तर भी निकाल लेंगे। जैसे हम गिलनूर सभ्यता के बारे में बात करते हैं। गिलनूर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास संस्कृति के किनारे, नदी किनारे। अब बात करते हैं नगरी। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में बेरच नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। बरौर कहाँ पर है? गंगानगर में, तो साबी नदी गंगानगर में बहती भी नहीं है। साबी नदी तो जयपुर और सेवर की पहाड़ियों से निकलती यहाँ पर बहती है। तो इसमें जयपुर में कौन सी सभ्यता का अध्ययन किया था? हमें बची शेष जोधपुरा। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जोधपुरा। जोधपुरा एक लोहे कालीन सभ्यता स्थल है जो किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ और बातें हैं, वो भी बता देता हूं। यहां से हमें कपिस्वर्णी मर्द पात्र का बड़ा जमाव मिला था, इसे भी ध्यान में रख लेना। कौन से मर्द पात्रों का? कपिस्वर्णी, यानी कि काले रंग के मर्द पात्रों का बहुत मात्रा में जमाव मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अभी हमने चर्चा की थी, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा जाता था? किसे कहा गया था मालव नगर? पहला ऑप्शन है नगर टोंक, दूसरा नलियासर सांबर, तीसरा सुनारी झुंझुनू और चौथा है रेड टोंक। अब इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि हमने जो नगर था वहाँ पर हमें लॉर्ड क्लाइव ने कहा था कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मालव जनपद के लगभग 6000 सिक्के मिले थे, जिसके कारण यहाँ ये भी अनुमान लगाया था कि यहाँ पर मालव की टकसाल थी और इसे मालव नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो मालव नगर होगा, नगर होगा। ठीक है, इसके बारे हमने नलियासर सांबर के बारे में भी बताया था। यहाँ पर शाकंभरी वासुदेव चौहान ने शाकंभरी
माता का जो जयपुर के कछुआ वंश की कुल देवी थी उनका मंदिर भी बनाया था। इसके अलावा सुनारी जो कांतली नदी के दाएं तट पर स्थित है और ये लोहाकालीन सभ्यता स्थल है। रेड है, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, जो कौन सी नदी किनारे है, डील नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य केदारनाथ पुरी के द्वारा करवाया गया था। ये थे इस सभ्यता के बारे में प्रश्न। कोई और प्रश्न है तो उनके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अभी, कि यहाँ से हमें 3076 रेड से 3076 चांदी के सिक्के मिले थे, जो एशिया में अब तक किसी एक स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने का प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर मालवा नगर कौन सा हो गया, नगर टोंको कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारी आहड़ सभ्यता से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। वल्लभ नगर तहसील का नाम आ गया तो इसके साथ एक गांव भी आ जाता है, उंटाला गांव। वहां पर स्थित कौन सी सभ्यता है, बालाथल, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बालाथल स्थित है जहाँ से 11 कब्रों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और ये बनास संस्कृति से संबंधित स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। ये बागोर संस्कृति से संबंधित स्थल है कि बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें से ऑप्शन में सही गलत लिखे हैं। बागोर लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, सत्य है। यहाँ से लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा उत्खननकर्ताओं में से एक था, यह भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और दोनों सही है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो 2022 में भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न आया बागोर सभ्यता के बारे में। बागोर सभ्यता के बारे में कुछ और बातें भी पढ़ लेते हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और ये एक लघु पाषाणकालीन उपकरण भी मिले हैं और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित सभ्यता स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था यह है कि निम्नलिखित में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से भी जाना जाता था, कि किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था। तो इसमें मैंने आपको बताया था चाकसू के बारे में, जिसे और अन्य भी नाम आते हैं, तांबावती या पहुपावती भी था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, चाकसू। ये मूल्यांकन अधिकारी 2020 की जो भर्ती थी उसमें यह प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती और अन्य नाम पाहुपावती या तांबावती का भी उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सी है, चाकसू। और चाकसू की सीर की डूंगरी पर किस देवी का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर स्थित है, जो चेचक की या सैंडल की देवी कही जाती है। बांसुड़ा बनाते हैं ना, वो इसी देवी से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल लोहे युगीन से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके RS 1996 की जो भर्ती परीक्षा है उसमें आया हुआ है। भर्ती परीक्षा बहुत पुरानी है। बेणेश्वर सभ्यता कालीबंगा नहीं है। कालीबंगा किससे संबंधित है, ताम्रकालीन सभ्यता से स्थल है। कुंगल भी नहीं है। इसके बाद भीनमाला, पलाना, मला है। अब इसमें देखो आपको ये प्रश्न भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद करवा देगा। मलय सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर में। मलय सभ्यता कहाँ पर है, जालोर में। कुछ ये छोटी छोटी सभ्यता है जिनके बारे में हमें सीधे एग्जामिनर पूछ सकता है या फिर मिलान के लिए भी दे सकता है। अगली 9 है भरतपुर, ये लोहाकालीन है। जोधपुर या जयपुर ये भी लोहाकालीन है। सुनारी, झुंझुनू ये भी लोहाकालीन सभ्यता है। चलो एक बार इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद में हमारा आता है तरखान वाला डेरा, जो गंगानगर में है। ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है। बुड्ढा पुष्कर ये अजमेर में है।
कुराड़ा ये नागौर पर्वत में है, ये भी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से स्थल है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, नो है भरतपुर होगा। नो है भरतपुर, जोधपुरी और सुनारी सभ्यता, ये सभ्यता लोहे-कालीन सभ्यता से संबंधित अवशेष हैं। अब इसमें आपको कुछ और चीज़ याद रखना, तो मलय को याद रखना, ये भरतपुर में है। पलाना ये जोधपुर जालोर में है। इसके अलावा तरखान वाला डेरा हो ही गया। बाकी सभ्यता के बारे में हमने ध्यान में रख लिया है। बाकी इन दोनों को बारे में भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जुते हुआ खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से मिले हैं। तो इसमें हमारा जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, कालीबंगा से। किस स्थल से मिले हैं, कालीबंगा से। यहाँ से कालीबंगा से और क्या क्या मिले थे, 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिली थी और बेलनाकार मोहरे भी मिली थी। समाधान प्रक्रिया के कपाल भेदन वाली की कपाल छेदन क्रिया भी, उसका भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद भी रख लेना कि भूकंप के जो प्राचीन भारत में राजस्थान में भूकंप के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगा से में इसके प्रमाण मिले हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। आहड़ सभ्यता के स्थलों से नहीं है। अच्छा, कौन सी जो विशेषता है वो आहड़ सभ्यता से नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चावल मिले थे। इसके अलावा कृष्ण लोहित मर्दबांड, कृष्ण लोहित मर्दबांड छोड़ दो, तांबे की वस्तुएं भी मिली थी। इसके अलावा चित्री दूसर मर्दबांड, चित्री दूसर मर्दबांड के बारे में हमने अभी अध्ययन किया था। अब इसमें 2 और 4 ऑप्शन, 2 नंबर और 4 नंबर में हमें कन्फ्यूज है, लेकिन हमें कन्फ्यूज होना नहीं है। हमें इंग्लिश मीडियम की तरफ चलना है। इंग्लिश हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चावल को राइस कहते हैं, ये भी हमें पता है। कृष्ण, कृष्ण यानी कृष्ण जी की शाखा, काले रंगा श्याम वर्ण के थे कृष्ण जी को, तो इसलिए काले को क्या कहा जाता है, ब्लैक। लोहित यानी लोहा या लहू कौन से रंग का होता है, लाल रंग का, तो इसे कहते हैं रेड। तो यहाँ से ब्लैक एंड रेड सभ्यता के अवशेष मिले थे, ये भी सत्य है। तो हमारा राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा होगा, ये होगा चित्रित दूसरे मर्दभांड वाला। ये क्यों होगा, इसका भी आपको उत्तर जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इसे पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है, PGW। और ये कहाँ से मिले थे हमें, विराट सभ्यता से। कहाँ से मिले थे, विराट सभ्यता से। इस प्रकार इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी मीडियम में अगर आपको कई बार कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो इंग्लिश मीडियम में ध्यान में रखना। अब आप ऐसा मत करना कि सारे इंग्लिश में मत रटने लग जाना। इंग्लिश भाई मेरे हिसाब से बहुत औखी है, मुझे तो इंग्लिश बहुत कम आती है। ठीक है, थोड़े बहुत आता है। तो इन प्रश्नों जब कंफ्यूज हो तो इनके बारे में आप यहाँ से देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 4 नंबर। ये आहड़ सभ्यता से संबंधित वस्तु या सामग्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ये भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। पड़ता ही है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, यह सत्य है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से बनी होती। अगला ऑप्शन है कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। नहीं है, ये गलत है हमारा, ये ऑप्शन गलत हो सकता है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर हम ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत और सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। भाई हो सकता है कि इसमें जो नींव थी उसे मजबूत करने के लिए इन टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है ना, ये इसमें हमारा राइट आंसर होगा। कि मान लो कि अगर हमें
उनके अवशेष उपलब्धि नहीं हुए, तब हमने इस बात का प्रमाण किस प्रकार लगाया, अनुमान किस प्रकार लगाया कि वहाँ के जो मकान थे वो ईंटों से बने हुए थे। थोड़े बहुत तो प्रमाण मिले ही होंगे जिसके आधार पर हमने ये अनुमान लगाया होगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। अब इसमें इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं ना, तो इनका उत्तर आप किस प्रकार देंगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक जो लाइन टू लाइन है ना, उसे थोड़ा सा दिमाग में समझना, उसे दिमाग में रिकॉल करना कि यार किस प्रकार के ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसका जो निचोड़ या सारांश क्या निकलता है वो ही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें कौन सा होगा? 3 नंबर ऑप्शन इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न आ गया कि सुमेलित करने हैं, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कालीबंगा चूरू में, आहाड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, विराट जयपुर में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कालीबंगा चूरू में नहीं है। कहाँ पर है? हमारे प्यारे से हनुमानगढ़ में। अच्छा, अच्छा एक प्रश्न ये आ गया क्या, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलते हैं, ये प्रश्न मुझे लगता है कला संस्कृति से संबंधित है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक रखकर नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य होगा भाई बताओ? ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। इतनी हिंट मैंने दे दी है, और बाकी इसका जवाब है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। देखते हैं कितना का सही होता है और किस लेवल तक इनकी तैयारियां हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 शानदार प्रश्न पूछा गया है कि किस ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। अब पहले तो इसमें वो ऑप्शन काटो जो इससे संबंधित नहीं है, जैसे विराट काट दिया और कालीबंगा काट दिया। अब इसमें आहड़ भी है और गणेश्वर भी है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको ज्यादा भावुक नहीं होना है, क्योंकि लगने में आपको बहुत आसान लगता है, पर थोड़ी सी इसमें समझ होनी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा ताम्र गणेश्वर मिला, गणेश्वर कर दो, तब आपका गणेश्वर उत्तर नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वो आहाड़ होगा। क्यों होगा? आहाड़ को ताम्रवती नगरी किस लिए कहते हैं? क्या यहाँ पर सिर्फ तांबे के उपकरण मिले इसलिए कहते हैं? नहीं, यहाँ पर तांबे के विपुल मात्रा में, ये बात जो राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि आहाड़ से बहुत बड़ी मात्रा में ताम्र के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आहाड़ होगा। सबसे ज्यादा ताम्र उपकरण या ताम्र सामग्री कहाँ से मिली है? आहाड़ से मिली है। अब गणेश्वर के बारे में क्या होता है, इसके बारे में ये होगा कि निम्नलिखित में से, इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्र सभ्यता का पहला केंद्र है? ताम्र सभ्यता का या ताम्र उपकरणों का सबसे पहले प्रमाण कहां से मिले थे? तब इसका उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। शायद इससे संबंधित एक प्रश्न भी आगे आएगा, उस पर हम इस पर के बारे में बहुत अच्छे से समझ रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आहाड़, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ताम्र सामग्री के अवशेष मिले हैं। क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि हम कहां पर गलती करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हमें भावुक नहीं होना है, और नहीं यार वो तो अपनों सही है, और हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को जोड़ लेते हैं पहले राउंड में। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न पेपर में पहले बार राउंड में जैसे 100 में से 50 किए 60 किए, तो 60 तो हमारे सही है, उसमें से 4-5 ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे आपको जो आपको लगता है सही है, परंतु वो सही नहीं होते हैं। हम घर पे आकर गिराते हैं, तब हम सोचते हैं अपने दिमाग पर माथे पर सर रख कर, अरे यार ये क्या कर दिया। तो ऐसे प्रश्नों को मैं यही कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठे हो तब आप भावुक मत होना, बड़ी ही मतलब कोशिश यही करना कि आप पेपर में अपने मन को इस तरह को, उसे मतलब ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं रहने दो। हड़बड़ाहट में जाते ही आपके प्रश्न गलत दिशा में चलने लगेंगे, या आप ओएमआर सीट में गलत गोला भर दोगे। मैंने जब सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था ना,
तब मैंने क्या किया था कि शायद तक 2 या 3 प्रश्न ऐसे थे जो गलत गोले भर दिए थे। ये मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला एग्ज़ाम था। इससे पहले मैंने रीट का दिया था और उस रीट में नंबर तो ठीक थे, परंतु वो रीट रद्द हो गई थी और उसके बाद में मैंने सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड की ही तैयारी की थी। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की मैंने तैयारी नहीं की थी। ठीक है, तब मैंने उसमें से 3-4 ऑप्शन गलत भर दिए थे, क्योंकि मुझे ये सेकंड पेपर की बात है। फर्स्ट पेपर में मैंने, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो ना तब आपको पता चल जाता है कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। आपका अंदर की जो आत्मा है ना वो आपको जवाब दे देती है। ठीक है, तो मेरी आत्मा ने उस समय मुझे जवाब दे दिया कि मेरे लगभग 80 के आसपास प्रश्न उसमें सही है। तो अगले पेपर वो उसी दिन था, दूसरी शिफ्ट में था, तो थोड़ा भावुक हो गया था और उसके चक्करों में मैंने देखा नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत आपके साथ होती है ना तब वो पेन आपकी गलत दिशा में जा ही नहीं सकती। और वो ही हुआ कि मेरी पेन किस्मत ने उल्टी दिशा में जाने नहीं दी, उसे वापस सुई दिशा में, सही दिशा में ले आए थे। 2 या 3 प्रश्न किए थे, उसमें से शायद मेरे 2 ही प्रश्न गलत हुए थे। एक का तो मैंने वो ऑप्शन दोनों पहले का और दूसरे का जो नेक्स्ट प्रश्न था उसका उत्तर सेम ही था, तो एक ही ऑप्शन था उसका, शायद तक सही याद नहीं है, इसके कारण वो एक सही हो गया। परंतु जैसे मैंने दिमाग में फिर मुझे लगा कि यार बहुत प्रश्न गलत हो गए, लेकिन मुझे एक हौसला सा मिलता रहा, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि मैंने फर्स्ट राउंड में लगभग कितने प्रश्न किए थे, 80+ प्रश्न कर दिए थे। और तब मुझे और हौसला आ गया था कि मैं इन प्रश्नों को जो गलत हुए हैं इनकी कहीं ना कहीं भरपाई करूंगा। और उसके बाद में मैंने बड़े विवेक से ये प्रश्न हल किए थे और मन को बड़ी यहाँ तसल्ली हो गई थी जब पेपर देकर बाहर निकला था कि इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात मैंने तब तक किसी को नहीं बताई थी जब तक मेरा फाइनल रिजल्ट आया नहीं था। उसके बाद में मैंने ही अपने घर पे ये बात बताई और अन्यथा किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर किसी को बताते हैं तो बोलते हैं हाँ अब तो भाई लाग गयो जनतन बाता है पहला कौन थी। अरे ऐसा नहीं है, अंदर की जो आत्मा है ना वो आपको जवाब दे देती है, आप बताओ या ना बताओ। आप भी विद्यार्थी रहे हो, मैं भी एक समय विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने भी तैयारी की है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि कोई कहता है ना कि मेहनत करते रहो आपको फल मिल जाएगा, ये बात भी सत्य है, लेकिन इसके साथ ये भी बात सत्य है कि आपको जो किस्मत है ना वो भी साथ होनी ज़रूरी है। मैंने मेरे से भी बड़े बहुत देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पढ़ते थे, हर प्रश्न का जवाब यूं दे देते, परंतु वो ही होती है ना जब तक किस्मत आपको नहीं ले जाती तब तक आप उस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो किस्मत का भी होना ज़रूरी है। कभी भी निराशा मत होना, ये मान लेना कि भगवान ने कुछ और अच्छा ही सोचा होगा। अब रीट में नहीं हुआ, ठीक है, दुख तो हुआ था मुझे कि भाई इतनी मेहनत की है, फर्जीवाड़ा किसी और ने किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दुख तो होता है ना। गलत कोई और करे और उसका जो सजा है वो हमें मिले, दुख तो होता है। फिर हमारे परिवार वाले हमें रुपये लगा कर खुद परेशान होते हुए हमें भेजते हैं और हम पढ़ते हैं और हमारे अच्छे नंबर भी ले आते हैं, लेकिन उसके बाद में चंद लालची बंदों के कारण हमें पूरा साल हमारा खराब हो जाता है। किस्मत उस समय थोड़ी हताशा तो हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को जल्दी संभाल लिया था और सेकंड ग्रेड में लग गया। अगर उस समय मैं रीट में लग जाता तो सेकंड ग्रेड में नहीं लग पाता, क्योंकि एक बार तैयारी सिलेक्शन हो जाने बाद में लगा तो छोड़ दो तैयारी, किसी तैयारी आपा तो लाग गया जी का न्याला। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको एक बात और भी पता है कि जब श्रवण अपने माता पिता को पालकी पर बिठाकर चारों धाम के दर्शन कराने जा रहा था, तब उसे राजा दशरथ थे, उन्होंने मतलब किसी शिकारी को समझते हुए शिकार किया था किसी जानवर का, परंतु वो श्रवण को लग गया था।
क्या आप श्रवण ने मेहनत नहीं की थी क्या? अपने माँ बाप को अपने कंधे पर बिठा, अरे उससे ज़्यादा मेहनती था क्या कोई? लेकिन उसे मिली क्या थी? वो उसकी किस्मत थी। तो किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। हताश मत होना, आगे से आगे बढ़ते रहना। प्रयास हमारे हाथ में है, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। और प्रयास एक निश्चित दिशा में करना, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करने बैठो तो एक चीज़ को ध्यान में अवश्य रखना कि मैं इस मैटर से ये पढ़ूंगा, ये पूर्व में योजना बन जाती है। उसके बाद में उसमें चेंज मत करना। हाँ, करंट अफेयर से उससे संबंधित तो हम चेंज करते रहते हैं, परंतु उसके अलावा उसमें चेंज मत करना। किसी कोचिंग में जाओगे आपको वो गाइड बता देंगे, किसी कोचिंग में जाओ आपको दूसरी गाइड बता देंगे, ऐसा इन चक्करों में मत पड़ना। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे इन किताबों से पढ़ना है। इन अगर किताबों से मुझे अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो किसी एक गाइड को, सभी गाइडें अच्छी हैं, किसी एक गाइड को ध्यान में रखना पढ़ना है अगर मन की संतुष्टि को चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बातें बहुत होगी, हमारे अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत करती है? इस प्रकार के प्रश्न मैंने बताया था क्लास के शुरू में होने में, कुछ प्रश्न हमें बाहर से डाले जाते हैं। ये प्रश्न पिछले कई भर्तियों में आया हुआ भी है, ठीक है। ये शायद तक सेकंड ग्रेड की भर्ती में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर या तो हमें किसी गाइड में पढ़ा हुआ तो अब हमारे सामने आ जाएगा, अगर अन्यथा नहीं आए तो या तो उसे क्या कर देना, छोड़ देना, और या फिर प्रयास करना कि उनको हमें जो और अदर ऑप्शन है उनको पढ़कर अगर हम इसे सही कर चुन सकते हैं तो कोशिश कर लेते हैं। जैसे ताम्र उपकरण, अब ताम्र यहाँ पर जैसे गणेश और सभ्यता मान लो, बाह्य संपर्क, बाह्य यानी कि भारत से बाहर के संपर्क में ताम्र उपकरण हमें मिलते हैं यहीं पर। आहड़ से ताम्रवती नगरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में ताम्र उपकरण मिले। उसके अलावा सेल खड़ी मन के, अब सेल खेड़ी मन के जो हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य विशेषता थी, अब ये सेल खेड़ी एक पत्थर है, इनको हमने कहीं से बाहर से आयात किए ही नहीं, तो ये भी हमें यहाँ से प्राप्त करता है। उसके बाद लेपिस लाजुली, इसे छोड़ देना एक बार। टेराकोटा, टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन, ये भी हमें प्राप्त है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेपिस लाजुली। एक तो तरीका ये हो गया इसे प्रश्न हल करने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम इस प्रकार के ऑप्शन देखें ने जो हमारे सभ्यता, हमारे जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है उससे संबंधित वो शब्द नहीं है, तब भी हमारा हम उस प्रश्न को हल करने की लगभग 50% तक कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर हमें ये समझ में नहीं आए तो इसे छोड़ देना, ठीक है। गलत ऑप्शन नहीं करना है। इस प्रकार हम हल करेंगे ना तो हमारी अंदर की आत्मा ही हमें कहती है कि ये हमारा सही है, ठीक है। ये हमारा अगला प्रश्न आ गया। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। आहड़ से जो 6 चूल्हे मिले हैं सामूहिक रूप से, वो क्या थी? उस पे एक पर हाथ के पंजे का निशान था, ये सामूहिक भोजन के थे। और ये 7 अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं क्या होती है? अग्निवेदिकाएं जहां पर हवन होते हैं उन्हें बोलते हैं अग्निवेदिकाएं, ठीक है। तो एक साथ लाइन मिली है जो किसका प्रमाण होता है? धार्मिक, किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का। हो सकता है गांव का सामूहिक रूप से यज्ञ हुआ हो, या गांव में सुख शांति के लिए या बारिश के लिए भी यज्ञ होते थे, उनसे संबंधित हो, ठीक है। ये लो, ये प्रश्न हमारा तो आ चुका है कि किस पुरा स्तर पर चित्रित शिला से प्राप्त हुई है? ये सेकंड ग्रेड की भर्ती में आए हुए प्रश्न है, तो यहाँ पर विराट हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी कर लेते हैं, ये प्रश्न हमने पहले ही कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1837 में बिज्जक की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था सबसे पहले? कैप्टन बर्ट ने। ये हमारा राइट आंसर होगा, इसका भी हमने चर्चा कर ली थी। चलिए अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न है कि कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? सेकंड ग्रेड की जो भर्ती थी ने इसे, इस प्रश्न को शायद डिलीट किया गया था, परंतु जो आरबीएस की जो प्रांतीय की किताब थी 2005 के मॉडल में, उसमें गेहूं का भी उल्लेख है, चावल का भी उल्लेख है, जौ का भी उल्लेख है, परंतु बाजरे का उल्लेख नहीं था। किसका नहीं? बाजरे का।
तो अगर राइट आंसर अगर मानते तो हो सकता था बाजरा मान सकते, परंतु इसका जो आंसर था उसे इस प्रश्न को शायद है आरपीएससी ने क्या किया था, डिलीट मान लिया गया था। ठीक है, हो सकता है बाजरे के भी अवशेष मिले हैं किसी गाइड में या किसी गाइड क्या कोई हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में, उनके बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया। परंतु जो क्योंकि हमारा जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ इन किताबों पर आधारित है और इन किताबों से ही हमारे लगभग प्रश्न आ जाते हैं, तो मैंने इन्हीं को आधार मानकर ही बनाया था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बाजरा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये लो, ये आ गया हमारा वो प्रश्न कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है। अब प्रारंभिक क्या होता है, प्रारंभिक होने का क्या होता है कि वो अन्य जो ताम्रकालीन सभ्यता स्थल है उनका जन्मदाता हो। तो ऐसा ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा गया है, गणेश्वर को। ये फर्क है आहार और गणेश्वर में। आहार जहां सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं और प्रारंभिक ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष या केंद्र किसे माना जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। किसे माना जाता है, गणेश्वर सभ्यता को, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यह है हमारा राइट आंसर। यह है हमारी समझ और हमारी विवेक पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए, और ये शायद तक आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है कि आहड़ के उत्खनन का कार्य 1953 में किसके नेतृत्व में किया गया था। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया के निर्देशन में भी किया गया था, परंतु 1953 में यहाँ पर सन पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित एग्जाम रिव्यू महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो अभी तक के एग्जामों में आए हुए हैं। और इस क्लास को बनाने का कारण यही था कि आपको ये बताना है कि एग्जामिनर प्रश्न वो कहाँ से उठा रहे हैं आज तक की भर्तियों में। तो ठीक है, और अगर एग्जामिनर को जैसे फेल करना है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है फेल करने वाला, जैसे होम साइंस का रिजल्ट आया था 100+ सीटें थी, 15 पास हुए हैं। राजनीति विज्ञान का भी रिजल्ट आया था 200 सीटें थी और 6 जने पास हुए हैं। तो ये तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि एग्जामिनर है ना पेपर इसलिए नहीं बना रहा है कि बच्चे पास कर ले, इसलिए बना रहा है कि बच्चे सारे फेल हो जाएं, क्योंकि कहीं से भी हम कुछ भी उठा सकते हैं, अंत थोड़ी है ना जीके का। आप यूं मानो कि मैं इस प्रकार का पेपर बना दूंगा, मैं बनाने का दावा रखता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की संस्कृति वाली किताब से बनाऊंगा 10वीं की, उसमें से भी हम पास नहीं कर पाएंगे। तो फेल करने के देखो तरीके अलग हैं, परंतु मैं यही चाहता हूं कि बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं और फिर इस प्रकार का पेपर आए, पढ़ने का कोई अंत तो है नहीं। बहुत सारी किताबें हैं, इसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी में उड़ जो अलग अलग राइटर की अलग अलग बुकें छपी हुई है, प्रत्येक राइटर ने अलग अलग बात कही है। अब कॉमन बात है वो तो हमें पूछेंगे नहीं, जो अलग बात होगी वो पूछेंगे। तो वो इतनी तो हम, एक तो बेरोजगार है, आर्थिक समस्या है, एक समय की भी कमी होती है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रख करके तैयारी करें, ये हमारा बेस्ट तरीका है। और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है, इसके अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता का एक ही माध्यम है, प्रयास। वो हमें करता रहना है, करते रहना है। जो हमारे कर्म में है, जो भाग्य में है, वो हमें मिलकर रहेगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि भाग्य के बिना नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि हमारा भाग्य हमारा व्यवहार से ही तय हो जाता है। कि हम अगर मिलनसार है, खुश मिजाज आदमी है, तो वो आपने देखा होगा कि एकदम पूरा ये रोल डपड़ा एकदम हंसतो खेलतो रहे, इन बात कर दो, अभी इन बात कर, उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जो सीरियस होकर पढ़ता है, किसी से बोलता नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो ना, बहिर्मुखी हमेशा अपना जो व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है वो कैसी रखो, बहिर्मुखी रखना चाहिए। खुला रहो, मस्त रहो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो,
और मस्ती के टाइम मस्ती करो। हम हदों बद कोई भी जैसे सीरियस होता है वो भी 10 घंटे पढ़ता है, और जो मजाक होता है वो भी 10 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो 10 घंटे के बाद 2 या 3 घंटे जैसे खाना बनाने समय, खाने खाते समय मजाक करते रहे, लेकिन वो क्या वो एकदम थोड़ी सीरियस ही रेसी, अलग ही रेसी। तो उसे थोड़ा समझाओ, सीरियस नहीं रहने, हंसते हंसते हमें पेपर पास करने हैं। ज़िंदगी एक बार मिली है दोस्तों, इसे ऐसे मतलब सीरियस हो गया नहीं, हर चीज़ को इंजॉय करो और सफलता प्राप्त करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, थोड़ी लंबी भी हो गई है। अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के राजपूत काल, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहे हैं उनके बारे में, और सभी जो राजवंश है उनसे संबंधित भी क्लास रहेगी। इसी प्रकार की रहेगी, पहले हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से और उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।